नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईसीआर हो, बीएचयू, एएफ हो, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, नाबार्ड, इस तरीके के जो भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो सीरीज चलाई जा रही है मुख्य तौर से एएफओ, एफसीआई और नाबार्ड और आईबीपीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लाया जा रहा है। इसको आप पढ़कर जरूर जाइए। 2 वीडियो बन चुकी है, तीसरी वीडियो है। अगर 2 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आईबीपीएस एएफओ करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आम का खाद्य भाग होता है। ठीक है, आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आम होता है या कोई भी फल होता है वो 3 पार्टों से बना होता है। जो उसके ऊपरी पार्ट होता है यानी कि छिलका वाला जो पार्ट होता है उसको वाह फल भीति कहते हैं। ठीक है, वाह फल भीति कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से छिलके से लेके ये सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, तो सफ़ेद वाले पार्ट को आप याद रखेंगे मध्य फल भीति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मध्य फल भीति कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ हम लिख दे रहे हैं मध्य फल भीति, फल भीति, मध्य फल भीति हो गया। यानी कि छिलके से लेकर बीज तक जो पार्ट होता है वो मध्य फल भीति कहा जाता है। और बाद में लास्ट में आता है सीड वाला। ठीक है, ये जो गुठली होती है सीड होता है, यानी कि जिसके सीड खाए जाते हैं उसको अंतः फल भीति कहा जाता है। ठीक है, अंतः फल भीति कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो 3 पार्ट हो गए, और जिसके पार्ट यानी कि छिलका भी खाया जाता है, मध्य फल भीति भी खाया जाता है और सीड भी खाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको फल भीति कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पेरिकार्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेरिकार्प कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है, ये आप याद रखिए। तो यहां पर देख सकते हैं आम का छिलका तो खाएंगे नहीं, तो वाह फल भीति ऐसे ही कट गया। ठीक है, उसके बाद अंतः फल भीति ये भी हमारा होगा नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा होगा नहीं, तो इसमें से मध्य फल भीति ही खाया जाता है इसका, यानी बीच वाला ही पार्ट, ना सीड खाते ना छिलका खाते, बीच वाला जो उसको मध्य फल भीति कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, मध्य फल भीति, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मेंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फैमिली इसकी याद होनी चाहिए एनाकार्डियेसी। ठीक है, एनाकार्डियेसी इसकी फैमिली होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका उत्पत्ति स्थान आप याद रखेंगे एंडो बर्मा। ठीक है, एंडो बर्मा इसका उत्पत्ति स्थान होता है। इसकी कुछ वैरायटियां भी आप याद रखेंगे, जैसे वैरायटियां होती हैं दशहरी हो गया, चौसा हो गया, हापुस हो गया, बॉम्बे ग्रीन, आम्रपाली, रत्ना, मलिका, तोतापरी, ये सब जितनी वैरायटियां हैं ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका परिवार है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एएफओ, आईबीपीएस, नाबार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सफेद विट्रिऑल का यौगिक क्या है। ठीक है, सफेद विट्रिऑल का यौगिक क्या है, सफेद विट्रिऑल क्या होता है, व्हाइट विट्रिऑल। ठीक है, विट्रिऑल, इसको क्या कहते हैं, इसको जिंक सल्फेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, जिंक सल्फेट कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, जिंक सल्फेट कहा जाता है। अब देखिए जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ZnSO4। ठीक है, उसके बाद 7H2O, ये हो गया किसका, जिंक सल्फेट का सूत्र। इसको व्हाइट विट्रियोल को जिंक सल्फेट कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर जिंक देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिंक आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद सल्फर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिंक, सल्फर और ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं जिंक इसके अंदर है,
सल्फर इसके अंदर है और ऑक्सीजन भी इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जो लोग बी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं, जो कि आईएफसी और नाबार्ड एएफओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? ठीक है, काजू जैसी जो फसल होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी गई है? लाल लेटराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या अनु उपजाऊ मृदा? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काजू की खेती के लिए हम किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होती है? तो अम्लीय भूमि की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लाल लेटराइट मृदा जो देख रहे हैं ये अम्लीय भूमि होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजू की खेती के लिए उनमें से मुख्य तौर से ये लाल लेटराइट मृदा का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर काली मृदा किसकी खेती के लिए करते हैं? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है कौन सी? काली मृदा। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा की बात आई तो इसको उपजाऊ मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, उपजाऊ मृदा भी कहा जाता है, उपजाऊ मिट्टी भी कहा जाता है इसको। तो इसमें जलोढ़ मृदा के अंदर सभी प्रकार की हम खेती कर सकते हैं, जैसे धान की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार की जितनी भी क्रॉप्स होती है सभी प्रकार की खेती कर सकते हैं जलोढ़ मृदा में। अनुपजाऊ तो इसके अंदर कोई खेती करेंगे नहीं, जो उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें क्यों हम खेती करेंगे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। भारत का कौन सा राज्य बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। चारों ऑप्शन जो है सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम राजस्थान के बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान की रैंक किन किन फसलों में प्रथम स्थान पर है? याद रखेंगे, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान। उसके बाद सरसों उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। उसके बाद बात करेंगे तिलहनी फसलों में प्रथम स्थान पर कौन? राजस्थान। अब देखिए उत्तर प्रदेश कौन कौन से चीजों में प्रथम स्थान पर बना हुआ है? तो अनाज की बात करेंगे, अनाजों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और उसके बाद गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश। आलू उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा आम उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। अब देखिए महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अनार का उत्पादन करता है। ठीक है, अनार का उत्पादन करता है। इसी के साथ अंगूर को भी याद रख लेंगे, अंगूर में उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र बना हुआ है। इसके बाद चलते हैं गुजरात देखिए कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, उसकी बात करेंगे मूंगफली भी जो है उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है, ये गुजरात सॉरी। यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि चाहे वो बाजरा पूछ ले, सरसों पूछ ले, तिलहन पूछ ले तो हमको लगाना है राजस्थान। अगर अनाजों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, आलू में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, आम में भी उत्तर प्रदेश, अनार अंगूर का पूछे महाराष्ट्र और उसके बाद कपास और मूंगफली का पूछे तो गुजरात पर चले जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल की क्रॉप है? इसमें से बताना कौन सी एक रबी क्रॉप फसल है? ज्वार, मूंगफली, सरसों, बाजरा। तो यहां देखेंगे ज्वार जो है एक प्रकार की खरीफ वाली फसल है। ठीक है, खरीफ वाली फसल है। मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली क्या है? ये भी खरीफ वाली फसल है। ठीक है, मूंगफली भी खरीफ वाली फसल है। सरसों की बात करेंगे तो सरसों क्या है? रबी वाली क्रॉप है। तो क्वेश्चन यही पूछा था रबी वाली फसल कौन सी है, तो हमारे सरसों ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रबी में और कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? तो गेहूं को याद रखेंगे। ठीक है, गेहूं को याद रखेंगे, जीरा को याद रखेंगे, जीरा भी हमारा रबी का है। इसबगोल को याद रख लेंगे। ठीक है, इसबगोल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसबगोल के साथ साथ मेथी को याद रखेंगे, मेथी भी आपकी कौन सी है? यानी कि रबी सीजन की क्रॉप है। उसके बाद चना को याद रख लेंगे, चना भी हमारी रबी सीजन की क्रॉप है। और जौ जो है ये भी कौन सी है? रबी सीजन की क्रॉप्स है। यहाँ पर बाजरा जो देख रहे हैं ये खरीफ वाली फसल है। ठीक है, खरीफ वाली फसल है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है,
अभी सरसों की बुआई चल रही है, सरसों की 2 वैरायटियां आप याद रख लेंगे, CS58, इसके साथ याद रखेंगे CS60। ये दोनों ही मस्टर्ड की वैरायटियां हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। तो सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, पीछे के एग्जाम में FCI में भी आया हुआ है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण, सोलेनिन के कारण, आइसोथायोसाइनाइड के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां देखेंगे कैप्सेसिन के कारण क्या होता है? तीखापन होता है, ठीक है। मिर्च का तीखापन किसके कारण तीखापन होता है? मिर्च का कैप्सेसिन के कारण होता है। अगर हम बात करें मिर्च का लाल रंग भी पूछता है एग्जामों में, लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेथीन के कारण, यहां पर थीन लग जाएगा, वहां पर सीन है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, ये याद रखेंगे। सोलेनिन के कारण क्या होता है? सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग, ठीक है, आलू का हरा रंग, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइसोथायोसाइनाइड के कारण क्या होता है? मूली में चरपड़ाहट, ठीक है, मूली में चरपड़ाहट किसके कारण? आइसोथायोसाइनेट के कारण। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 दिया है, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है। तो देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसमें पाया जाता है? इसको HCl के नाम से भी जाना जाता है, HCl कहा जाता है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो ये पाच्य रस का काम करता है, यानी कि 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, इसका संबंध किसके साथ है? एस्कॉर्बिक एसिड का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? विटामिन C का वैज्ञानिक नाम होता है, तो 3rd ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है, प्रोटीन ये 2nd के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस्टिक एसिड क्या होता है? एस्टिक एसिड एक प्रकार का सिरका होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1st ऑप्शन के साथ चला जाएगा, 1st के साथ चला जाएगा, उसके बाद 2nd के साथ चला जाएगा, 3rd के साथ चला जाएगा और 4th ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4th, 3rd, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ये मिलाप कर लेना आप लोग, ठीक है। यहां पर एक चीज बताते हैं, सबसे ज्यादा विटामिन C किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा विटामिन C बारबेडोस चेरी में पाई जाती है, ठीक है, बारबेडोस चेरी के अंदर पाई जाती है विटामिन C। अगर बारबेडोस चेरी नहीं दिया है तब आप आंवला के अंदर लगाएंगे, ठीक है, आंवला के अंदर तब लगाएंगे। अगर ऑप्शन में बारबेडोस चेरी दिया है तो सबसे ज्यादा उसी पर लगाएंगे, ठीक है। तो एक चीज और यहां पर ये जो दिया है, यानी कि सिरके के अंदर एस्टिक एसिड यहां पर दिया हुआ डी ऑप्शन, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 4 से लेकर 6% होनी चाहिए, ठीक है, 4 से लेकर 6% होनी चाहिए सिरके की, जो कि एक परिरक्षक का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? परिरक्षक का काम करता है। एमिनो एसिड टोटल शरीर के अंदर कितने होते हैं? 20 होते हैं, जो कि शरीर के अंदर 10 ऑलरेडी रहते हैं, 10 हमको बाहर से लेना रहता है। तो यहां पर ऑप्शन इस प्रकार मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसकी कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है किसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन C की कमी से और विटामिन A की कमी से, या उपयुक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां बात करेंगे सबसे पहले विटामिन A। विटामिन A की कमी से क्या होता है? आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। क्या होता है? आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं विटामिन A की कमी से? रतौंधी हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को एक और नाम से अगर थैलेमिया, ठीक है, थैलेमिया कहते हैं इसको। ये तो हो गया विटामिन A, यानी कि विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जीरोथैलेमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और इसकी पूर्ति किसके माध्यम से कर सकते हैं? पीले फल, यानी कि जिसके अंदर विटामिन A की मात्रा होगी, पीले फ्रूट्स होते, जैसे हम करेंगे आम के अंदर विटामिन A की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर आम नहीं मिल रहा है तो पपीता भी इसका विटामिन A का अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन A के बारे में आपको समझ में आ गया हो गया। अब बात करते हैं विटामिन C। विटामिन C से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है।
और स्कर्वी रोग मतलब विटामिन सी से मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, मसूड़ों से खून निकलना, ये होता है विटामिन सी की कमी से। अब यहाँ पर विटामिन डी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, क्या किस नाम से? कैल्सीफेरॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर का अगेती झुलसा रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ टमेटो का रोग कारक क्या है? ठीक है, रोग कारक का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सेप्टोरिया लाइकोपार्सिकाई, सेप्टोरिया लाइकोपार्सिकाई। दूसरा है अल्टरनेरिया सोलेनाई। तीसरा है क्लेवीबैक्टर मेकीगेनस, क्लेवीबैक्टर मेसीगेनस। या डी ऑप्शन है वायरस। वायरस के कारण तो होगा नहीं, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। वायरस के कारण टमाटर में होता है। टमाटर में कौन सा होता है? लीफ कर्ल वायरस, ठीक है, ये टमाटर के अंदर होता है, टमाटो लीफ कर्ल वायरस। तो ये हमारा कट गया ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है, आ से अगेती, आ से अल्टरनेरिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जापानीज इम्प्रूव्ड किसकी एक किस्म है? काफी फेमस वैरायटी है। जापानीज इम्प्रूव्ड एक किसकी किस्म है? फूल गोभी की है, पत्ता गोभी की है, गांठ गोभी की है या ब्रोकोली की है? जितनी ये चारों आप देख रहे हैं ये किससे रिलेटिव है? ये हमारी रिलेटिव हैं, यानी कि इसको ब्रेसिकेसी फैमिली से हैं और इन सबको हम कॉल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। चाहे फूल गोभी हो, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, सब के सब हमारे कॉल क्रॉप्स के अंदर आएंगे, यानी कि इनकी सबकी फैमिली क्या हो जाएगी? ब्रेसिकेसी फैमिली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको बताना है जापानीज इम्प्रूव्ड किसकी किस्म हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फूल गोभी की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पत्ता गोभी की एक काफ़ी ज़्यादा फेमस वैरायटी है, प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया। इसको आप याद रखेंगे, रट लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में पूछा है प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है, तो ये हो जाएगी पत्ता गोभी की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंवले का प्रवर्धन होता है, ठीक है। प्रवर्धन क्या चीज होता है पहले इसको आप समझेंगे। प्रवर्धन यानी कि पादपों में, यानी कि पादपों की संख्या में वृद्धि करना, ठीक है, पादप की संख्या में वृद्धि करना या पौधों की संख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? हमारा प्रवर्धन कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है प्रवर्धन? ये भी आपको याद होना चाहिए। 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक परिवर्धन, ठीक है, एक होता है लैंगिक परिवर्धन। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लैंगिक परिवर्धन में हम किसके द्वारा करेंगे? बीज द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। लैंगिक परिवर्धन बीज द्वारा, बाय सीड द्वारा होगा। इसके बाद वानस्पतिक परिवर्धन, दूसरा कौन सा होता है? वानस्पतिक परिवर्धन। ये 2 प्रकार का परिवर्धन होता है। वानस्पतिक परिवर्धन में हम रिंग बडिंग, स्टूलिंग, पेंच बडिंग, कलिकायन, ठीक है, और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं वानस्पतिक परिवर्धन पत्तियों द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर पूछा था बीज द्वारा किसका किया जाता है, तो बीज द्वारा पपीता का प्रवर्धन सिर्फ बीज द्वारा ही होता है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद रिंग बडिंग का प्रयोग किस में करते हैं? बैर में करते हैं, ठीक है। बैर की सबसे अच्छी प्रवर्धन की विधि कौन सी है? रिंग बडिंग है, ये आपको याद होना चाहिए। स्टूलिंग किस में करते हैं? तो स्टूलिंग आपको याद होना चाहिए, अमरूद के अंदर स्टूलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है प्रवर्धन के लिए, ठीक है। और पेंच बडिंग बेलपत्र, ठीक है, बेलपत्र में पेंच बडिंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आंवला कहाँ गया? आंवला देखिए यहीं पर रहेगा, पेंच जहाँ है वहीं पर आंवला भी मिलेगा, ठीक है। आंवला और बेलपत्र दोनों का जो प्रवर्धन की विधियां हैं वो हो जाएंगी पेंच बडिंग। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे आंवले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आंवले का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट के अंदर बताइए। आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है एम्बेलिका ऑप्सिनेलिस। क्या होता है? एम्बेलिका ऑप्सिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर तुरंत दीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षरण को डेथ ऑफ फार्मर्स कहा जाता है? कौन सा ऐसा क्षरण है जिसको हम क्या कहते हैं? डेथ ऑफ फार्मर्स कहा जाता है। बौछार क्षरण, परत क्षरण, रील क्षरण या अवनालिका क्षरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एफओ के अंदर आया है, आईबीपीएस के अंदर आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि परत क्षरण जो होता है इसको क्या कहते हैं? डेथ ऑफ फार्मर्स कहा जाता है, ठीक है। एक और इसका नाम याद रखेंगे, मृदा का कैंसर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। मृदा का कैंसर भी इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे। मृदा का कैंसर और डेथ ऑफ फार्मर्स कहा जाता है। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताना है। ओविसेरिस, कपरा हिरकस, बॉस इंडिकस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविसेरिस होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कपरा हिरकस किसका होता है? ये बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। बॉस इंडिकस किसका होता है? ये गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहला निर्मित उर्वरक कौन सा है? चाहे भारत की बात करें चाहे विश्व की बात करें, तो बताना भारत में या पूरे विश्व के अंदर सबसे पहला निर्मित उर्वरक कौन सा होता है? यूरिया, एसएसपी, डीएपी या अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बात करेंगे यूरिया क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक उर्वरक है, ठीक है। क्या है? कार्बनिक उर्वरक है, याद रखेंगे। और इसके साथ इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 46% पाई जाती है, ठीक है। एसएसपी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में सबसे पहला निर्मित उर्वरक कौन सा है? एसएसपी है, जिसको सिंगल सुपर फास्फेट कहा जाता है। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? P2O5। इसके अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है 16%, याद रखेंगे। कैल्शियम की मात्रा याद रखेंगे 18.5%, ठीक है। और इसके साथ आप याद रखेंगे ये होगा कैल्शियम का, फास्फोरस का, और एक इसमें अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर की मात्रा 12% पाई जाती है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। और यहाँ पर डीएपी के बारे में सुने होंगे। डीएपी जो है फास्फेटिक उर्वरक है, ठीक है। किस प्रकार का उर्वरक है? फास्फेटिक उर्वरक है, ये आप याद रखेंगे। फास्फेटिक उर्वरक होता है डीएपी। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? 18%। नाइट्रोजन परसेंटेज पाई जाती है, ठीक है। और 46% इसके अंदर क्या पाया जाता है? P2O5 पाया जाता है, यानी कि फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से पूसा बेदाना किस्म किसकी है? ठीक है, पूसा बेदाना जिसके अंदर बीज ना हो, बिना दाने के हो, उसको कहते हैं पूसा बेदाना, ठीक है। तो सीडलेस वैरायटी बताना किसकी है? तरबूज की है, खरबूज की है, खीरा की है, टिंडा की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरबूज की पूसा बेदाना किस्म है, सीडलेस वैरायटी है। यहाँ पर खरबूज की किस्म याद रखेंगे दुर्गापुर मधु, ठीक है। दुर्गापुरा मधु याद रख लेंगे, हरा मधु याद रख लेंगे, ठीक है। हरा मधु, ये सब किस्में किसकी हो जाएंगी? खरबूजे की हो जाएगी। और यहाँ पर टिंडे की किस्म बताए थे, बीकानेरी ग्रीन और दिल पसंद, ये दोनों किस्में हो जाएंगी टिंडा की, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों क्वेश्चन की संख्या अधिक है, 30 क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक हमारा इसके अंदर कवर हो सके, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित में से रबी की खरपतवार कौन सी है? बथुआ, प्याजी, सत्यानाशी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ बात करेंगे बथुआ जो होता है मुख्य तौर से गेहूं में लगने वाला खरपतवार मुख्य तौर से है। प्याजी बात करेंगे, प्याजी यानी प्याज के अंदर मुख्य तौर से लगता है और गाजर की फसल के अंदर सबसे ज़्यादा प्याजी लगता है। सत्यानाशी की बात करेंगे तो ये भी क्रॉप रबी की है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बथुआ, प्याजी, सत्यानाशी तीनों के तीनों रबी सीजन की क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में अगेती टिक्का रोग कारक क्या है? ठीक है, अगेती पूछा है, दो प्रकार का लगता है, एक अगेती लगता है, एक पछेती लगता है, दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सर्कोस्पोरा RHD कोला, ये हो गया अगेती, ठीक है। ये हो गया अगेती, मूंगफली का अगेती टिक्का रोग, ठीक है, अगेती टिक्का रोग मूंगफली का। और इसके बाद सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा, ये हो गया पछेती, ठीक है, ये हो गया पछेती टिक्का रोग। तो यहाँ पर पूछा था अगेती, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट। अगर पछेती पूछेगा सर्कोस्पोरा पार्सोनेटा लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। गाजर का संबंध किस
किस कुल वाली फसल से है, ठीक है। गाजर की फैमिली बताना है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, एलियेसी, क्रूसीफेरी, अम्बेलीफेरी या फेबेसी। तो यहाँ बात करेंगे एलियेसी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। एलियेसी की फैमिली, जैसे प्याज की फैमिली क्या हो जाएगी, एलियेसी, लहसुन की फैमिली क्या हो जाएगी, एलियेसी हो जाएगी, दोनों का याद रखेंगे। उसके बाद क्रूसीफेरी की बात करेंगे तो इसके अंदर सरसों आ जाएंगे, ठीक है। सरसों या गोभी वर्गीय जितनी भी होते हैं तो ये आ जाएंगे क्रूसीफेरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अम्बेलीफेरी की बात करेंगे तो ये जिसके पुष्पक्रम क्या होते हैं, छत्रक होते हैं, छत्ते के नुमा इसके पुष्पक्रम लगे होते हैं, उसको अम्बेलीफेरी वर्ग में रखा गया है। जैसे आप लोग देखे होंगे जीरा का होता है, ठीक है, सौंफ का होता है, ठीक है, सौंफ हो गया, धनिया का हो गया, ठीक है, धनिया का हो गया और गाजर का हो गया। तो यहाँ पर गाजर का पूछा था तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर फेबेसी यानी कि इसको दूसरा नाम है लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनेसी। जो लेग्यूम वाली क्रॉप्स होती हैं, दलहनी फसल होती हैं, वो फेबेसी के अंतर्गत आ जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 33 से 34%, 15.5%, 21% या 16%। तो यहाँ बात करेंगे 33 से लेकर 34% जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर होती है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर होती है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर 15% जो होगा, 15.5%, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा है तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 21% के बारे में भी आप बात कर लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक काली मृदा कहां पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में या हरियाणा में। तो यहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती हैं, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं अधिकतर क्या होती हैं, क्षारीय मृदा पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अधिकतर क्षारीय मृदा, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मृदा की बात कर रहा है तो काली मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, काली मृदा कह सकते हैं, वर्टिसोल मृदा कह सकते हैं, ठीक है, या कपासीय मृदा कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी नामों को आप याद रखेंगे। बिहार के अंदर लीची का नाम सुने होंगे, लीची सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बिहार में, और लीची अनुसंधान केंद्र भी मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कौन सा, बी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहते हैं, ठीक है। वर्णात्मक शाकनाशी क्या होता है, यानी कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी खरपतवार हो उसको चुनकर नष्ट करे, हमारी फसल सेफ बची रहे और उसको उस खरपतवार को नष्ट कर दे, चुनकर नष्ट करने वाली क्रॉप को क्या कहते हैं, वर्णात्मक सेलेक्टिव हार्बिसाइड या वर्णात्मक शाकनाशी कहा जाता है। तो पैराक्वाट, डाइक्वाट या ग्लाइफोसेट, ये तीनों ऐसे हैं यानी कि सब कुछ नष्ट कर देंगे, ठीक है। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होती हैं। और यहाँ पर सीमाजीन 2 देख रहे हैं, ये वर्णात्मक शाकनाशी जिसको सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, मक्का के अंदर करते हैं, ठीक है, मक्का के अंदर सीमाजीन का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। इसके साथ आप याद रखेंगे सीमाजीन ऑप्शन में नहीं है तो एल्ट्राजीन भी क्या है, वर्णात्मक शाकनाशी है, ठीक है। एल्ट्राजीन को याद रखेंगे, 2,4-D को भी याद रखेंगे, 2,4-D और आइसोप्रोटेरॉन, ये सब वर्णात्मक यानी कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप बताइए इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 21%, 22.5%, 26% या 42%। तो यहाँ पर 26% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है मूंगफली के अंदर। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आरेकिस हाइपोजिया होता है। क्या नाम होता है, आरेकिस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर यही ऑयल की मात्रा इसमें पूछ लेता तो ऑयल की मात्रा कितनी होती है मूंगफली के अंदर, 45 से लेकर 47% तक होती है, ठीक है। प्रोटीन का पता ही चल गया, 26% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। सोयाबीन की मात्रा, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 42% सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो गुजरात प्रथम स्थान पर बना हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसको फ्लेनोफिक्स के नाम से भी जाना जाता है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन,
या एस्पेसिक एसिड और या नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, जिसको NaA कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो एक प्रकार का ऑक्सीजन हार्मोन है। ठीक है, किस प्रकार का हार्मोन है? ऑक्सीजन हार्मोन है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लेनोफिक्स के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है? यानी कि ये फलों को झड़ने से रोकता है। ठीक है, फलों को झड़ने से रोकता है, झड़ने से यानी कि गिरने से रोकता है, ये याद रखेंगे। इसका काम डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, ग्रो आउट प्रशिक्षण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रो आउट परिरक्षण GOT के नाम से जाना जाता है, किया जाता है आनुवांशिक शुद्धता के लिए, भौतिक शुद्धता के लिए, पृथक्करण दूरी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रो आउट परीक्षण जो है ये आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पृथक्करण दूरी जो है ये भी आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए ही किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे पीछे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, फूल गोभी में बटनिंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? यहाँ पर कमी पूछा है, तो फूल गोभी के अंदर जो बटनिंग है ये किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? बोरान, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जेडेन। तो बोरान की कमी से आप लोग जानते हैं ब्राउनिंग रोग होता है। ठीक है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? बटनिंग हो जाता है। अगर यही हम पूछ लें नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन की अधिकता से होलो स्टेम हो जाता है। ठीक है, फूल गोभी में होलो स्टेम हो जाता है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एनहाइड्रस अमोनिया की तुल्यांक अम्लता होती है। ठीक है, इसका एनहाइड्रस अमोनिया का तुल्यांक अम्लता बताना है, कितना होता है? 148, 128, 110, 193। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका अम्लीय तुल्यांक कितना होता है? 148 होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर करिए, ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रिच मैंस डिजीज किसे कहा जाता है? ठीक है, रिच मैंस डिजीज किसे कहा जाता है? धान का ब्लास्ट रोग को, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग को, या धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग को, या धान का टुगरो रोग। धान का जो टुंगरो रोग होता है ये किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पर जो रिच मैंस डिजीज जो किसे कहा जाता है? धान का ब्लास्ट रोग को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। केचुए की खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, केचुए की खाद में नाइट्रोजन यानी कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.5, 0.6 या 1.5% या 3%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 3% पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर हम FYM की बात करें, ठीक है, तो FYM के अंदर 5, 25, ठीक है, 0.5, ठीक है, ये पाया जाता है इसके अंदर, ये नाइट्रोजन की मात्रा है। ठीक है, तो FYM इसके अंदर ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट में रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे थोड़ा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 काफी अच्छा क्वेश्चन है। पपेन उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? कुर्ग हनी ड्यू, लेडीज, रेड लेडीज, सनराइज सोलो, या को5। यहाँ जितनी वैरायटी देख रहे हैं चारों चारों पपीते की वैरायटियां हैं। पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैरिका पपाया। ठीक है, पपीते का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया आपको याद होना चाहिए। फैमिली क्या होती है पपीता की? तो कैरिकेसी फैमिली होती है। ठीक है, कैरिकेसीज की फैमिली होती है। उत्पत्ति स्थान याद रखेंगे मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान होता है पपीते का। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा पपेन उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी? तो CO5। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का लास्ट सवाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जीरे की फसल का प्रमुख खरपतवार है? ठीक है, जीरे की प्रमुख खरपतवार बताना है, इसमें से कौन से है? चिनोपोडियम मुरेल, ये क्या होता है? खरबथुआ होता है। ठीक है, बथुआ का नाम सुने होंगे, लेकिन ये खरबथुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, खरबथुआ का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया है चिनोपोडियम मुरेल। और साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, ये आप लोग जानते हैं, दूब घास का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, दूब घास का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्वोवुलेसी या अर्बेसेंस, ये होता है हिरन खुरी का। ठीक है, किसका होता है?
हिरनखुरी का हो जाएगा। और उसके बाद प्लांटेगो पोमेला, ये हो जाएगा जीरे का। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों, इस चैनल को और भी प्रमोट करने के लिए आप लोग अपने जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और इस चैनल पर अधिक से अधिक लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।